नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। सुमित जी, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। अंजू जी नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है। और वाट भी ऐसे लगेगी, आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज़ है। उनके नाम में याहू है, तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है, दो का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात ये है कि जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इसराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इसराइल के ऊपर डालकर हम इसराइल को ख़त्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया, एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कुछ गड़ियाँ, मैं आपके शो के ऊपर कई बार बोलता हूँ कि आपको जियो पॉलिटिक्स में जो सिचुएशंस होती हैं, जब आप जोड़ते हैं डॉट्स को तो आपको एक इमेज आती है। अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया, कुछ नहीं किया उनको, और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहाँ गए। अब आप जो कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, वो कहाँ गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहाँ पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बॉम्ब हमने म्यूज़ियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ओपन डेक्लरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ पंगा लेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनके जिन्ना थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का आगाज़ किया था और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो अपनी उसमें लिख गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इजराइल का एग्जिस्टेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोला था, एंड वी हैव टू फॉलो दैट सेम लाइन। यानी कि 1400 सालों से इनकी एक ही वो है कि कोई हिंदू नहीं बचना चाहिए, कोई इजरायली बचना नहीं चाहिए, इसलिए ये काम हो रहा था। उसके लिए एटम बॉम्ब इनको ज़रूरी है। नेतन्याहू को पता लग गया है कि पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व ऑफिशियल, अब उनकी जो उनकी सीक्रेट सर्विसेज हैं कि नाउ दे आर गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट पंगा विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट किया है। और करना भी चाहिए भाई, जब आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, ईरान का पंगा इजराइल के साथ है, आप बिना बात पे खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो भुगतो। अभी जो हमारा सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हमने सिंदूर तो बिछा दिया था, उसके डाल भी दिया है आसिम मुनीर के। मुझे लगता है परमानेंटली जो होता है ना उसके ऊपर
लाल साड़ी चढ़ाने वाला काम है वो अब नेतन्याहू करने वाले हैं। सिंदूर हमने लगा दिया था, साड़ी वो डलवा देंगे, और पता अब मोदी जी का कुछ नहीं पता कि चूड़ियाँ भी कब डलवा दें। तो ये आसिम मुनीर के साथ होने वाला है। ही इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव एनी मोर। और आपको एक चीज़ और बता दूँ आपको कि 27 मई को आसिम मुनीर ईरान होकर भी आए हैं, और जिसको मिलकर आए हैं वो सारे उड़ा दिए गए हैं। अब क्या चक्कर है कि आसिम मुनीर जिसको मिलते हैं वो उड़ जाता है, 72 हुरों के पास वो पहुंचा दिया गया है। ऐसा क्या कर दिया आसिम मुनीर ने? ये नेतन्याहू और मोसाद के लिए हम ये इम्पोर्टेंट मैटर छोड़ देते हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे, बहुत कुछ पता लग जाएगा। जी, सुना तो ये भी है कि किसी आर्मी चीफ को घड़ी भी देकर आए थे, उस घड़ी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ कि पता नहीं उसी में कहीं लोकेशन मैप था। मतलब कहने का मतलब है कि चौतरफा फंसने वाले मुनीर एक तो बेचारे अभी भी बेइज्जती करवा के आए हैं अमेरिका में। कहा गया था कि बड़ा बुलावा आया है भारत में, आप देखो एक जमात है कांग्रेस पार्टी, कैसे जगह जगह सोशल मीडिया पर लोग आ रहे थे, कह रहे देखिए बुला लिया उसको, मुनीर को अपने नेशनल डे पर अमेरिका ने। और उसके बाद क्या हुआ? व्हाइट हाउस जाने का परमिट नहीं मिला, साफ साफ कह दिया गया कि आपको तो हमने बुलाया नहीं, आप आए क्यों? देखिए पहली बात ये है, जो घड़ी की बात बोल रही है मैं उसी के ऊपर इशारा कर रहा था कि जिसको मिलकर आए हैं वो उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि घड़ी दी है उन्होंने, गिफ्ट दिया घड़ी, और जिसको घड़ी दी है वही बंदे मरे हैं। और घड़ी जो है जिस बेडरूम में थी उसी बेडरूम में अटैक किया गया है। कि देखिए अगर हमारे पास घड़ी होगी, जनरली हम अपने बेड के साइड पे सोने से पहले डाल देते हैं, तो जो ट्रैकर है ऐसा अनुमान है और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि उसके अंदर ट्रैकर था और उस बंदों को उड़ा दिया गया। यानी कि आसिम मुनीर वही काम किया जो इन्होंने अमेरिकन के साथ किया था, तालिबान के साथ किया था, चाइना के साथ किया था, अब ईरान के साथ भी वही काम किया। अमेरिकन से पैसे लेते रहे, तालिबान वालों को मरवाते रहे, और तालिबान को बोलते रहे हम आपके साथ हैं। चाइना को बोल दिया आप यहाँ पर तरक्की कीजिए, आप पैसे लगाइए, हम आपके साथ हैं। जब पैसे लग गए उन्होंने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो पाकिस्तान ने चाइनीज़ को ही मरवाना शुरू कर दिया। आज ईरान के साथ भी दोस्ती दिखाई और उनको मरवा दिया। और इसकी कड़ियाँ, कई और कड़ियाँ भी हैं अंजू जी, ये इतनी ही बात नहीं रहती। आपको याद होगा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन अनाउंस किए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने मांगे भी नहीं और वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का तिजोरी खोल दी। वो मांग रहा है $1 बिलियन अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, और ये वर्ल्ड बैंक बोलता है 40 ले लीजिए। यानी कि जब ये डील्स होती हैं, जब डील्स होती हैं उसमें गिव एंड टेक होता है। जब आप $40 बिलियन ले रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी गवर्नमेंट है, इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी शहबाज शरीफ की और मुनीर की तारीफ करनी शुरू कर दी, जो अब तक बोल रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने 20 साल हमारे कंट्री को बेवकूफ़ कैसे बनाया। आज बोल रहे हैं उनके लीडर्स बड़े ग्रेट हैं। उनके जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने बोल दिया कि हम भारत के रिलेशनशिप के कारण हम पाकिस्तान का रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकते। अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी, एकदम से इस युद्ध से पहले ये सारे सुर चेंज कैसे हो गए? पैसे मिलने शुरू हो गए, सुर चेंज हो गए। अब आप समझ सकती हैं, कुछ काम करवाना था ईरान के अंदर, उसके लिए पैसे दिए गए, और मुनीर साहब ने वही काम किया जो इनकी कौम करती है, डबल प्ले, और ईरान के साथ डबल प्ले किया। यानी कि अब मुनीर को उधर इजराइल नहीं छोड़ेगा न्यूक्लियर एसेट्स को बेचने के लिए, इधर ईरान नहीं छोड़ेगा घड़ी देने के लिए। और आपको मालूम है घड़ी का तो वैसे ही इनका ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तानियों का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इमरान खान के टाइम पे भी घड़ी के चक्कर भी बेचारे अंदर गए। जी, और एक चीज़ और है सुमित जी, ये 7 या 8 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं पहले दिन जो अटैक किया था इजराइल ने ईरान पे, तो उनमें से वो भी हो सकते जो अचानक गायब हो गए थे कुछ महीने पहले। देखिए जो लोग मारे गए हैं साइंटिस्ट, वो सारे ईरान के हैं। वो कंफर्म्ड है कि वो टॉप लीडरशिप है। इजराइल कभी भी छोटे मोटे पैदों के ऊपर वो अटैक करता ही नहीं है, वो करेगा तो टॉप लीडरशिप। आपको याद होगा कि अभी तक हिजबुल्लाह जब उन्होंने उड़ाया था, सबसे पहले उन्होंने टॉप के लीडर्स को उड़ाया। हमास को भी अटैक किया तो टॉप लीडरशिप को जब मारते हैं तो बाकी के नीचे के लोग होते हैं वो हेडलेस चिकन की तरह वो भागते फिरते इधर उधर, तो उनको ट्रैक करना आसान हो जाता है, बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। तो ये इजराइल का स्टाइल है, टॉप को अब ख़त्म कीजिए। जो पाकिस्तान के छोटे मोटे पैदे वहाँ पे गए भी हैं, उनको अगर अटैक किया है उसकी कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो तो कोलैटरल डैमेज में ख़त्म हो जाएंगी। आप देख लेना, पाकिस्तान भी उनको भुला देगा कि भाई हमने ये 8 साइंटिस्ट ईरान को दिए थे, और अगर वो उड़ गए या गायब करा दिए गए, पाकिस्तान विल नॉट स्पीक, ईरान विल नॉट स्पीक, और इनकी न्यूज़ भी आएगी नहीं। वो सिर्फ एक डैमेज है, एक पार्ट ऑफ द डील है।
पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे, उन्होंने ले लिए। अगर 18-20 लोग मारे जाते हैं जो साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, इजराइल को फ़र्क नहीं पड़ता और ईरान को भी फ़र्क नहीं पड़ता। नोबडी विल इवन कम टू नो दिस। जी। लेकिन सुमित जी, इस युद्ध में जो इजराइल और ईरान का चल रहा है, इजराइल के साथ सीधे सीधे अमेरिका खड़ा है। ट्रंप भी धमकियां दे रहा है ईरान को कि अगर वो अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आया तो फिर उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारी बातें हो रही हैं क्योंकि मस्कट में एक दिन पहले उन दोनों के बीच में बातचीत होनी थी, शायद आज ही होनी थी, वो भी नहीं हो पाई है। तो अब आपको लगता है कि जब सीधी धमकी इजराइल से पाकिस्तान को मिल गई है तो अमेरिका पाकिस्तान को बचा पाएगा? भारत के सिंदूर ऑपरेशन में तो बचाने की कोशिश की। पहली बात यह है कि जो ये वार्ता हो रही थी, ये न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर होनी थी कि क्या ईरान न्यूक्लियर एसेट्स बना सकता है या नहीं बना सकता। तो उसकी नेगोशिएशंस के ऊपर मीटिंग होना था। ईरान ने बोला भी जब न्यूक्लियर एसेट कोई बचा ही नहीं, जहाँ पे बनाने थे वो फैक्ट्रियाँ ही तबाह कर दी हैं, तो हम बात करके करेंगे क्या? फिर नाक तो पहले ही कटी है, धुआं बाहर निकल रहा है, इसको छुपा भी नहीं सकते और बचा भी नहीं सकते, इसलिए जाने का फ़ायदा नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरा, जैसे पाकिस्तान वो डबल प्ले करता है, अमेरिका भी कोई कम नहीं है। अमेरिका हमेशा ही डबल प्ले करता रहा। हमें भी बोला कि मोदी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और उसके बाद कैसे उन्होंने दगा दिया है हमारे कंट्री को, ये आपके सामने है। यही काम वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। एक तरफ तो पैसे दे दिए मुनीर को कि घड़ी दे दे, मुनीर ने काम कर दिया, पैसे ले लिए, और दूसरी तरफ से इजराइल को भी बोल रहा है कि तुम ठोको जाकर अच्छी तरह से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर विद यू, अब चिंता मत करो, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और ये तो यूक्रेन को भी बोला था अमेरिकन ने कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे हम खड़े हैं। जब पीछे मुड़ के देखा कोई था ही नहीं, वो सामने पुतिन खड़े हैं और पीछे कोई है नहीं, वो जोकर बन गया यूक्रेन का। वही हाल अब कहीं इजराइल के साथ ना हो। इजराइल को बोल दिया तुम चिंता मत करो, तुम लड़ो, तुम्हें जितने हथियार चाहिए हम देने को तैयार हैं। अमेरिका को सिर्फ अपने हथियार बेचने हैं, वो पाकिस्तान हो, वो इजराइल हो, वो यूक्रेन हो, वो कोई भी हो। अब तो भारत के साथ जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, हमें भी बोलना शुरू कर दिया कि वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया में हम किसी को देते नहीं हैं, वो हम आपको देने को तैयार हैं। F-35 देने का वायदा किया है, नॉट विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ओनली प्लेन्स बेचने की बात करी है। लेकिन आज सुना है कि ईरान ने F-35 भी गिरा दिया है, यानी कि वो जो चैप्टर था कि F-35 हमें मिल सकता है, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है। और अमेरिका के $2 ट्रिलियन आज उड़ गए हैं। $2 ट्रिलियन उन्होंने खर्चा किया है F-35 के प्रोजेक्ट के ऊपर, विच इज़ गॉन इनटू द ड्रेन। एंड ये किया किसने है? ईरान के घर में बनाए हुए छोटे मोटे ड्रोन्स ने ये काम किया है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट खताई में आ गया है। तो ये जो अमेरिका बोल रहा है कि मैं इजराइल को कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुम जाओ पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को पैसे भी दे रहा है और उसकी तबाही के वो नगाड़े भी बजा रहा है। यही पाकिस्तान करता है दुनिया के साथ, वही अमेरिका भी करता है। एंड इजराइल सिर्फ एक ही काम करता है, अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में उसका दुश्मन बैठा हो उसे चुनकर मारता है। ये उनकी फितरत है, बिकॉज ये लड़ाई कंट्री को बचाने की नहीं है, ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है। ये आज की नहीं, ये 1400 साल पुरानी ये लड़ाई है, और ये लड़ाई उसको लड़नी पड़ेगी, उसे मालूम है। इजराइल को वो स्यापा नहीं है गुड बॉय बनने का कि भाई दुनिया क्या बोलेगी। अगर आपने उसके रिहायशी इलाकों में बॉम्ब गिराया है और इजराइल के लोगों को मारा है, तो वो भी आपके साथ उसी भाषा में जवाब देगा, आपके रिहायशी इलाकों में वो अटैक करेगा और मारेगा। वो दूसरी बात है, जब एक भी इजरायली मरता है तो लोग रोते हैं, लेकिन जब इनकी कंट्री में 100-200 भी मर जाते हैं तो ये बोलते हैं देखिए 2 औरतें मर गई, एक बच्चा मर गया, और ये ऐसे वो एक इमोशनल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इजराइल एंड ईरान और पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। सो दिस व्हाट यू आर सेइंग वाज कि क्या अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है? अमेरिका उस कंट्री के पीछे खड़ा है जो उससे हथियार खरीद ले, दैट्स ऑल। और इजराइल के पीछे आज खड़ा है बिकॉज उसके पास पैसा है और उसकी ज़रूरत भी है। एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? येस, इजराइल इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज। और आपको मोसाद किस तरह से काम करती है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। 20-20 साल, 25-25 साल कई उनकी मोसाद की लेडीज़ ने अपने दुश्मन में घर के जाकर वहाँ पर काम किया है, वहाँ से शादी करी है और बाद में अपने हस्बैंड को ही गोली मार दी, क्योंकि 25 साल पहले उसने कोई काम किया था इजराइलियों के खिलाफ। और आसिफ मुनीर को छोड़ देंगे? इम्पॉसिबल है जी। पर सर,
जैसे न्यूक वेपन्स को लेकर ही टारगेट कर रहे हैं ईरान को कि ना बनाए, लेकिन वहाँ की जो विजुअल्स आते हैं कि कैसे टनल्स के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा अपना लैब क्रिएट कर रखे, कई मीटर नीचे टनों में जाकर उन टनल्स को उड़ाना आसान होगा इजराइल के लिए? अंजू जी, हिजबुल्ला का जो चीफ था नसरुल्लाह, वो 10 स्टोरी नीचे बैठा था बंकर में, और इजराइल के पास वो बॉम्ब्स हैं, वो मिसाइल्स हैं जो 10 स्टोरी नीचे गई और बंकर में जाके उसको घुस के मारा है। आपको क्या लगता है कि जो ये मिसाइल्स जो बड़ा नुमाइश कर रहे थे ईरान वाले कि देखिए हमारे पास कितनी मिसाइल्स हैं, हमारा पूरा भरा हुआ है, आपने देखा होगा कई वीडियोज़ आई हैं, कई वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर अभी तक 3 दिन हो गए हैं, वहाँ पर आग बंद नहीं हो रही, वहाँ पर मिसाइलें फटती जा रही हैं एक के बाद एक, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इजराइल ने अटैक कर दिया है उनके जो जहाँ पे मिसाइल्स रखने के ठिकाने थे। इजराइल को अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका तो खुद इजराइल से वो डोम लेने की जो सुरक्षा कवच है वो लेने की बातें बोल रहा है। सो इजराइल हैज़ अ टेक्नोलॉजी, उसने ऑलरेडी मिसाइल्स के जो बंकर्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू हैव सीन दैट, वो आज बुझी नहीं है, एंड आज भी एक मिसाइल्स के अड्डे के ऊपर अटैक हुआ है, वो भी आज जो आग है वो कई दिनों तक बुझने वाली नहीं है, बिकॉज वो एक चेन रिएक्शन है, वो होता जाएगा और ये बंकर के अंदर ही फटता जाएगा, वैसे ही जैसे नूर खान में भारत ने किया था। जी बिल्कुल, नूर खान में तो सर जिस खजाने को लेकर, जिन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर शोर मचाता था पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता, वो तो आखिर में अमेरिका के निकले ना। देखिए, पहली बात है, 2 चीज़ें आपको इस पर भी बड़ी मज़ेदार है। मोदी जी ने बोला आपकी न्यूक्लियर की धमकी अब नहीं चलेगी। भाई उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आपने बोल दिया न्यूक्लियर की धमकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने उनके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर दिया है। अंजू जी, हर रोज़ 2-3 न्यूक्लियर वहाँ पे जो न्यूक्लियर कह दिया रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक की न्यूज़ आती है। ऐसी कौन सी बात है कि हर रोज़ ही 4-4.5 रिक्टर स्केल के ऊपर न्यूज़ आती है कि एक अर्थक्वेक आ गया, और ये वहीं पर आता है जहाँ पर इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। अब आप समझिए, धरती के नीचे वो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो एक एक करके फटते जा रही हैं और एक अर्थक्वेक आ जाता है। और अब तो ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पर कई सालों तक, दशकों तक वहाँ पर कोई आदमी जा ही नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा वहाँ पर रेडिएशंस हैं। रेडिएशंस के प्लेन पाए गए, आपको मालूम है वो सारा कुछ जो कुछ हुआ है जब हमने नूर खान बेस को, बाकी बेसिस को हमने तबाह किया है। पाकिस्तान की जो है ना, उसकी पार्लियामेंट में उनके मंत्री ने बोला था ये मोदी है हमारी नस्लें तबाह कर देगा, वही काम किया है। उनकी नस्लें ऐसी तबाह करी हैं कि अगली नस्ल हो सकता है या तो आएगी नहीं, आएगी तो इतनी टेढ़ी आएगी, यही समझ नहीं आएगा कि एलियन है कि पाकिस्तानी है। जी सर, आपको लगता है कि ये जो वॉर है इजराइल ईरान का, ये कहीं जाकर रुकेगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर भी निकल गए हैं, साइप्रस भी जाएंगे, और साइप्रस का क्या कनेक्शन है तुर्की के साथ वो हम सबको पता है। तो आपको लग रहा है कि बीच बचाव का कोई रास्ता पीएम मोदी के जरिए ही निकाला जा सकता है? क्योंकि पीएम मोदी ऐसे शख्स है जो दुनिया के किसी भी देश के किसी भी नेता से बात कर सकते हैं, वो कीव जा सकते हैं, जबकि वॉर चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में, वो पुतिन से मिल सकते हैं। तो आपको लगता है कि बीच बचाव का कोई रास्ता पीएम मोदी ही निकालेंगे? देखिए, बात तो शहबाज शरीफ ने भी करी है खमेनी के साथ, उनको बोला देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, तो खमेनी ने बोला थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ खड़े हैं। तो साथ में शहबाज शरीफ ने बोल दिया तो थोड़े से पैसे दे देते। तो ये फ़र्क है मोदी जी का और शहबाज शरीफ का। तो वहाँ पे युद्ध के माहौल में भी वो पैसे मांग सकते हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। लेकिन मोदी जी का आपने बोला कि इसमें क्या रोल है, नेतन्याहू से बात करी है, उन्होंने बोला कि लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो वो लड़ाई मैं भी अपनी कंट्री में लड़ रहा हूँ, तुम्हारी भी सिविलाइजेशनल लड़ाई है, मेरी भी सिविलाइजेशनल लड़ाई है। इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑलरेडी हो रही है। इजराइल ने हमसे जो मांगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की हमने समझा है इस ऑपरेशन के अंदर, वो इंटेलिजेंस की जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमने इजराइल के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। दूसरी बात कि क्या ये युद्ध रुकेगा? देखिए, अब तक आपने हमेशा देखा कि कोवर्ट ऑपरेशंस होते रहे, कभी हिजबुल्ला आ गया, कभी हाउती आ गए, कभी हमास आ गया, वो छुपकर ये वार करते रहे। फुल फ्लैश वॉर बहुत देर के बाद इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, ये सब कुछ चल रहा हो। डायरेक्टली एक युद्ध है 2 कंट्रीज़ के बीच में। ये युद्ध जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर था वैसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है मोदी जी ने
जो बात करी होगी नेतन्याहू से, क्या की होगी कि भाई आप वही काम कीजिए जैसे मैंने किया, स्विफ्ट जाइए, 2 दिन में काम खत्म कीजिए एंड उसके बाद सिर्फ इसको फ्रीज कर दीजिए फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपका ऑब्जेक्टिव था कि उनकी न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करना है, आपने कर दिया, इसको वहीं पर विराम दे दीजिए। अब ईरान को भी एक फेस सेविंग चाहिए, 1-2 मिसाइल्स उनकी गिरने दीजिए अपनी कंट्री में। उससे क्या होगा, आपका जब डैमेज आएगा तो इनके कंट्रीज़ में लोग भंगड़े डालेंगे, देखिए हमने इजराइल का नुकसान कर दिया। वो अपने कंट्री का नुकसान नहीं देखेंगे कि हमारी कंट्री 30 साल पीछे चली गई है न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम के अंदर, साइंटिस्ट को उड़ा दिया गया है, टॉप लीडरशिप उड़ चुकी है। उनको वो नहीं दिखता, उनको ये दिखता है कि इजराइल के अंदर एक जगह पर एक बिल्डिंग के अंदर एक बॉम्ब गिर गया जिसमें 2 लोग मारे गए, उसके भंगड़े डालेंगे। आप उनका फेस सेविंग के लिए एक आधा मिसाइल गिरने दीजिए, ईरान भी खुश, आप भी खुश। तो यही काम होगा कि इजराइल जो आज आपको दिखता है कि 1-2 हिट्स ले रहा है, उसके जो हाइफा पोर्ट है वहाँ पर आपको मिसाइल गिरती हुई दिखाई दी है, आपको जो उनका इजराइल का कैपिटल है और बाकी जगह पे आपको उनके मिसाइल्स 1 या 2 आपको गिरते हुए दिखाई देते हैं। आयरन डोम उनका इतना ज़बरदस्त है, वो मिसाइल को अंदर आने ही नहीं दे सकता। बट ये भी स्ट्रेटेजिक एक लॉस होता है ताकि सामने वाला खुश होकर चुप करके बैठ जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई डू नॉट सी एस्केलेशन इन द वॉर, इवन दो चाइना बीच में घुस गया है, उसने ऑलरेडी एक प्लेन भेजा है यहाँ पर कार्गो शिप ईरान के अंदर, और आप समझ सकते हैं कि युद्ध के बीच में अगर कार्गो प्लेन आता है तो क्या आया होगा। बट ऑल सेड एंड डन, आई कैन एश्योर यू, मुझे अपनी जो मेरी रीडिंग है वो यही है कि ये लंबा युद्ध नहीं चलेगा, क्योंकि नेतन्याहू पुतिन वाली गलती नहीं करेंगे। वो मोदी जी से सीखेंगे कि किस तरह से आपको विराम देना है, किस तरह से अपनी कंट्री को बचाना है, कैसे रीग्रुप कर दोबारा से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। एंड नेतन्याहू इज गोइंग टू डू द सेम। जी, अगर चीन का एक कार्गो विमान वहां पहुंचता है सर, और चीन का सॉफ्ट कॉर्नर है ईरान के साथ, रूस का सॉफ्ट कॉर्नर भी है, तो आपको लगता है कि और देश भी कहीं बीच में कूद तो नहीं जाएंगे इस युद्ध में? देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी ईरान के साथ है, पूरा जो उम्मा है, उम्मा में आपको मालूम है कि सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ हैं, बाकी सब ईरान से दुखी हैं, वो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ चाइना, पाकिस्तान आपको दिखता है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन इजराइल के साथ कौन खड़ा है? आप नंबर्स देखिए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईरान के साथ रशिया भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है, लेकिन इजराइल के साथ भारत खड़ा है, बहुत बड़ी पावर है ये। दूसरा खड़ा है अमेरिका। अमेरिका इजराइल से भी बहुत दूर है और ईरान से भी बहुत दूर है, लेकिन भारत इस सारे एरिया में बहुत पास है। अब तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं या इतना वो असला है कि हम अपने कंट्री में बैठे बैठे ईरान तक भी अगर हमला करना चाहें हम कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, ना ही अपनी धरती को ईरान के ऊपर हमला करने की परमिशन देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हिस्टोरिकली भारत के और ईरान के रिलेशंस हमेशा ही अच्छे रहे हैं। इवन जब वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ तब से लेकर अब तक भी ईरान और भारत के रिलेशंस, बेशक वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या बीजेपी की गवर्नमेंट, हमारे रिलेशंस बेटर ही होते रहे हैं। वहाँ के जो पोर्ट्स हैं, चाबहार पोर्ट है और है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डेवलपमेंट एंड ट्रेड रूट्स की बातें हम बहुत देर से ईरान और हमारे बीच में होती रही। जब वहाँ पर खाने की कमी थी तो वहाँ पर खाना हमने भेजा, उसके बदले में हमने तेल खरीदा, जबकि तेल खरीदना ईरान से इतना आसान नहीं था। तो आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग कभी भी ईरान के खिलाफ जाएंगे। और यहाँ पर जब एग्जीबिशंस होती हैं चाइना में तो ईरान के लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे क्लाइंट्स हैं कई लोग जो ईरान को बिलोंग करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल। वो दूसरी बात है, देखिए हमेशा क्या होता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट, हम चाइना के बोल देते हैं कि चाइना दुश्मन है। यस, चाइना हमारा दुश्मन है, चाइनीज़ गवर्नमेंट दुश्मन है, लोग नहीं। वही हाल ईरान का भी है। उनकी जो लीडरशिप है, जब राजा वहाँ पे राज करता था 1979 से पहले, तो वो भी बड़ा खुशहाल देश था, वहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन थी। लेकिन जब से ये इस्लामिक लोग आए हैं, ये खमेनी एंड पार्टी, इन्होंने आकर सत्यानाश कर दिया अपने कंट्री का। तो लोग खराब नहीं है, लीडरशिप खराब है। इसीलिए इजराइल भी एक ही बात बोलता है कि अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस लीडरशिप को चेंज करना पड़ेगा। तभी सबसे नंबर 1 अगर कोई टारगेट है वो खमेनी है। जिस दिन खमेनी गया उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपको दिखता है कि एस्केलेशन हो जाएगा, कौन इसको सपोर्ट करेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक गोली दूर है, एक गोली, ये युद्ध रुक जाएगा। जी, और इसीलिए नेतन्याहू ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और अपनी इस ऐसी जो राजशाही है उसको नेस्त नाबूद कर दें, उनको उखाड़ फेंके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर लोग सामने आएंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा।
और उनका भी कहना है कि हम कोई वहाँ के लोगों के खिलाफ थोड़े ही हैं। सर देखते हैं कि ये युद्ध किस तरफ आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान तो डर के मारे बैठ ही गया होगा जब इजराइल ने कह दिया है कि ईरान के साथ लगे हाथ पाकिस्तान को भी निपटाया जाएगा। तो देखते हैं कब लगता है नंबर पाकिस्तान का। आपने सुमित जी समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।